नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो 2 दिन में इंपॉर्टेंट खबरें यूपी पीसीएस के हिसाब से हुई हैं, वो 7-8 खबरें हैं जो यूपी पीसीएस के हिसाब से हैं, उनको स्टडी करेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ खबरें इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में जो ये पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजता रहता हूँ, तो आप वहां से भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि नोट्स लगातार बनाते हुए चलिए। यूपी पीसीएस में जो एग्जाम में जिस तरह के अब करंट अफेयर्स आने लगे हैं, करंट अफेयर्स को आखिरी महीने के लिए या जो मार्केट में किताबें आती उनके भरोसे छोड़ देना समझदारी का फैसला नहीं रहेगा। लगातार अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करते चलिए, धीरे धीरे खबरों को और गहराई में अंडरस्टैंड करते चलिए, जिससे कि ना सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बल्कि मेंस के लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको मिलते रहे। करंट अफेयर्स अब वो क्विक सोल्यूशन वाला मत ढूंढिए कि मैं गए और जाके 1000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक लिया और पढ़ लिया, याद कर लिया। शायद उस तरह की चीजें आप वर्कआउट नहीं करेंगी। आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे कि आज पहली खबर यह है कि इसरो हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ है अभी 30 तारीख को, 31 तारीख को, 30 तारीख को आई थिंक, 30 दिसंबर 2024 को रात को 9 साढ़े 9 बजे इसरो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। एक अपना एक्सपेरिमेंट जो है स्पेस में भेजा है, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बना है। यानी कि रशिया, अमेरिका, चाइना के बाद इंडिया चौथा देश बना है जो स्पेस में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। डॉकिंग का मतलब होता है जैसे कि स्पेस में कोई चीज जोड़नी है तो जोड़ने को डॉकिंग कहते हैं। जैसे कि एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, दोनों को जोड़ना हो, जैसे बल्कि इस तरह से होता है, इस तरह से गया और इस तरह से जुड़ गया, डॉकिंग। तो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है इसरो करेगा। अभी तो सिर्फ चेसर और टारगेट ऊपर गए हैं, जो 30 तारीख को सैटेलाइट से भेजा गया है, जो रॉकेट से भेजा गया है। पीएसएलवी C60 किससे भेजा गया है? पीएसएलवी C60 से भेजा गया है, और इस मिशन का नाम रखा है स्पेडेक्स मिशन रखा नाम। और पीएसएलवी C60 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया है कि एक चेजर जाएगा, यानी कि एक ऐसा, और एक दूसरा टारगेट जाएगा, और दोनों एक दूसरे के पास 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 आके दोनों को इस तरह जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भविष्य में भारत जो अपने मिशन को टारगेट कर रहा है, जिसके अंदर एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो एक ही स्पेस स्टेशन है जो अमेरिका ने बनाया, नासा ने बनाया हुआ है। इंडिया भी बनाने जा रहा है, और ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम से रहेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2035 की 35 लिखा होगा, आएगा 35 तक जो है इसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2035 तक जो है हम इसको टारगेट को पूरा कर ले यहाँ पे, ठीक है। 35 कर देते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको इस तरह समझते हैं कि जैसे एक स्टेशन यहां पर है, एक अंतरिक्ष में होगा जो कि पृथ्वी के साथ चारों तरफ घूमता रहेगा, ठीक है। अब वहां से अगर कोई चीज हमें चांद पे भेजनी है, ठीक है, या वहां से हमें कोई चीज मंगल भेजनी है, तो इजी पड़ जाता है। क्योंकि पृथ्वी से एक बार जब चीजें आती है, पृथ्वी से भेजने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलना वो अपने आप में काफी खर्चीला होता है। तो अगर स्पेस स्टेशन रहेगा तो वहां पर कुछ एक स्टेशन रहेगा जिससे कि हम चीजों को जल्दी भेज सकेंगे, कम खर्चे भेज सकेंगे। तो जो इंडिया और इसरो 2040 तक गगनयान के माध्यम से जो अपने कहते हैं ह्यूमंस को अंतरिक्ष भेज रहा है, प्लस जो चंद्रयान 4 2040 तक जाना है, यानी कि इंसानों को चंद्रयान तक पहुंचाना है, यानी भारतीयों को चंद्रयान तक पहुंचाना है, चंद्रमा तक पहुंचाना है 2040 तक। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, और इसका सफल होना बहुत जरूरी है। अभी 7-8 दिन के बाद इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इसमें सफलता मिल जाती है तो भारत चौथा देश बनेगा इसके अंदर। तो जो अगर अंतरिक्ष में कुछ हिस्सों को जोड़ने को ही हम डॉकिंग कहते हैं, और इसका नाम है स्पेसडेक्स, जो पीएसएलवी 60 से भेजा गया है। इंडिया में आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा के अंदर, ठीक है, वो है। अभी अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी के पॉइंट देखें तो श्रीहरिकोटा यहां पर है, आंध्र प्रदेश के पास है ये, ठीक है। श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट है, यहां से भेजा जाता है चेन्नई और आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। और साथ में एक और भी है, PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट भी यहां पर किया जाएगा, तो पोएम भेजा गया है। और इंडिया जो है चौथा नेशन है
इस फील्ड में जो डॉकिंग कराएगा भारत को वहां पे। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी खबर इंपॉर्टेंट है कि वाई पार्कर सोलर प्रोब कंप्लीटिंग क्लोजेस्ट एवर अप्रोच टू सन इज अ सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहां पर दो तीन खबरें इंपॉर्टेंट है। एक पार्कर नासा ने एक सोलर प्रोब यानी कि एक सूरज को जांच करने वाला, सूरज की जांच या सूरज की जो स्टडी करने वाला एक अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा जिसका नाम रखा है पार्कर रखा है सोलर प्रोब, ठीक है। और ये सोलर प्रोब जो है ये सूरज पर नजर रखेगा और इसका काम क्या है कि सूरज के पास 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 और जाए और इतना पास जाए कि सूरज, जैसे आप देख रहे हैं कि सूरज के इतने पास चला जाए कि जो कॉर्निया है, अब कॉर्निया देखिए दो चीजें होती है, एक तो आंखों में होती है कॉर्निया, एक सूरज के अंदर पास भी होता है कॉर्निया। सूरज का जो बाहरी हिस्सा है, ठीक है, जो बाहरी हिस्सा है से कोरोना कहते हैं, सॉरी कोर्निया नहीं बोले कोरोना कहते हैं, ठीक है। कोरोना तो आंखों में होता है, कोरोना जो है वो उसको स्टडी करना है। ये समझिए कि सूरज के बाहर का हिस्सा है यहाँ पे, देखिएगा आपको सूरज के ही बाहर का हिस्सा है। ये स्टडी करना है कि ये इतना गर्म क्यों है, इतना गर्म क्यों है। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं आपको, अगर आपके पास, आपने कभी देखा होगा कि मोमबत्ती होती है और मोमबत्ती की जो लौ होती है वो तो गर्म होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गर्म जगह जो होता है मोमबत्ती का, वो यह हिस्सा होता है जो दिख नहीं रहा होता है। जो दिख नहीं रहा होता है वो हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है, ये हिस्सा जो गर्म होता है, ठीक है। और इसलिए होता है क्योंकि यहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि यहां पर वेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जितना हम पास जाएंगे, इनफैक्ट जो ये मोमबत्ती के अंदर वाला हिस्सा जो होता है यहां तो फिर भी ये बहुत ठंडा होता है एज कम्पेयर टू बाहर कैसे, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि यहाँ पर वेस्ट कार्बन ज्यादा होता है, इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे इसके मोमबत्ती के बाहर का हिस्सा जो दिख नहीं रहा होता है, इतना अच्छे तरीके से चीज जल रही होती है कि वो उसमें कोई भी कार्बन नहीं आ रहा होता है, इस कारण से ये बाहर का जो हिस्सा होता है वो कंप्लीट कंबशन होता है, दिखता नहीं है और सबसे गर्म भी हिस्सा होता है। कुछ ऐसा ही है कोरोना के साथ भी है कि सूरज के बाहर का हिस्सा, सरफेस के बाहर का हिस्सा जो है सबसे गर्म है, लगभग 1,00,000 केल्विन तक का, या कहीं कहीं तो 10 लाख केल्विन तक का टेम्परेचर वहां पर आता है। तो उसको स्टडी करना है कि भाई वो ऐसा क्यों है। यहां तो मैं समझ में आ गया कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहां पर क्या है, इसके लिए ही हमने ये नासा ने पार्कर प्रोब भेजा है वहां पे, ठीक है। और ये बहुत क्लोज आ चुका है, बहुत क्लोज आ चुका है। सबको था कि भाई ये तो खत्म हो जाएगा। अब इस बात को इस तरह समझते कितना क्लोज आ गया है कि अगर सूरज और पृथ्वी के डिस्टेंस को, अगर सूरज और पृथ्वी के डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं कि 1 मीटर का है, मान लेते हैं कि 1 मीटर का है, ठीक है, पूरा तो ये कहां पर है, ये 4 सेंटीमीटर के पास आ गया है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है कि मान लेते हैं कि अगर ये 1 मीटर का है, यहां पर सन है, ठीक है, और यहां पर आपका अर्थ है, ठीक है, और ये 1 मीटर का डिस्टेंस जो है तो जो ये पहुंचा है, पार्कर पहुंचा है, वो यहां पहुंच गया 4 सेंटीमीटर भी दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है, इतना पास पहुंच गया है। और ये अभी सर्वाइव कर गया, अभी तक ये ठीक ठाक सा वाला पहुंचा हुआ है। क्यों पहुंचा हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर ये कवरिंग हो रखी है, ये कवरिंग जो होती है, इसने टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा कम कर रखा है, जलने नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी और खबरें देगा, ठीक है, और इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि जो कोर है ये सन का लगभग सबसे ज्यादा गर्म तो कोर ही होता है, ठीक है। जो ये आपका सन फ्लेयर्स उठते हैं, सन फ्लेयर्स क्या है, सूरज जो ये सन के ऊपर जो ये आप देख रहे हो जो सूरज की आंधी चलती है, इसको सन फ्लेयर्स कहते हैं, सूरज की आंधी चलती है, उसका प्रभाव आप कभी कभी अगर आपके घर में डीटीएच डिश है तो देखते होंगे, कभी कभी ऐसा लिख के आता है कि आज जो है वो थोड़ा सा डीटीएच ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सन फ्लेयर्स है। तो ये सन फ्लेयर्स जब जो है पृथ्वी पे आते हैं तो पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उससे ये थोड़ा सा टकराते हैं और फिर यहाँ पर कभी कभी सैटेलाइट को, यानी जो हमारा डीटीएच टीवी होता है उसको नुकसान करते हैं और सिग्नल्स मिलना बंद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, साल में 2-3 बार हो जाता है ये। और अगर आपने देखनी है तो अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो आप रंग बिरंगे वो देखते हैं, क्या नाम है, लाइट्स देखते हैं। अब ये लाइट्स का नाम क्या कहते हैं वो आपको कमेंट बताना है। जो यहाँ पर रंग बिरंगे इस हिस्से में और इस हिस्से में दिखाई देता है वो इसी की वजह से है, ये सूरज के फ्लेयर्स जब
यहाँ पर अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से टकराते हैं तो जाकर ये एक बहुत ही अच्छे रंग बिरंगे इफेक्ट पैदा करते हैं, जो कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये पूरा थोड़ा सा एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, इसको स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये जो पार्कर ने सोलर लॉन्च किया था वो 2018 में लॉन्च किया था नासा द्वारा, ठीक है। और उसका स्टडी है कि कोरोना जो है इतना हॉट क्यों है, इसलिए को भेजा गया है। अब प्री के हिसाब से श्री राम कृष्णा जो है एक इंडियन इंजीनियर है, श्री राम कृष्णा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अभी बनने वाली है, 18 तारीख को शपथ ले लेंगे, राष्ट्रपति तो बन ही चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम के अंदर श्री राम कृष्णन को जगह दी है। ये बहुत ही यंग इंजीनियर है जिनकी पूरी पढ़ाई जो है वो इंडिया में हुई है। ये ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि विदेश में, इंडिया में पढ़े, थोड़ा सा पढ़ लिया, IIT कर लिया, उसके बाद चले गए आपका MIT से या बाहर के कॉलेज से पढ़ लिया ना। इन्होंने पूरी पढ़ाई इंडिया में की है, नौकरी ने बाहर की है। और इनको जो है बहुत ही ज्यादा हाईली ग्रेड किया जाता है, क्योंकि इंडिया पढ़ के इनका जो एक्सपर्टीज है बहुत अच्छी है। और ये AI पॉलिसी एडवाइजर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है। तो व्हाइट हाउस के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ये AI एडवाइजर बनेंगे। AI आर्टिफिशियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए अमेरिका की, उसको ये एडवाइस करेंगे। कौन? श्री राम कृष्णन, ठीक है। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंट हुए हैं। पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज बन रही है और इनका एक बहुत एक्टिव रोल रहने वाला है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक और प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा यहां पर। आप देखिए कि एक ना प्लेन क्रैश हुआ है। कहां का क्रैश हुआ है? साउथ कोरिया के अंदर क्रैश हुआ है, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ है। जैसे ही सुबह जहाज उड़ा साउथ कोरिया के टाइम से लगभग 9 बजे, 1 मिनट 2 मिनट के बाद ही पायलट ने बोला कि भाई एक चिड़िया जो है वो लैंडिंग गियर में टकरा गई है। लैंडिंग मतलब कि जब आप जहाज उतरता है तो जो टायर निकलते हैं ना, वो टायर को लैंडिंग गियर कहते हैं। उसे टकरा गई और लैंडिंग गियर डैमेज हो गया है, यानी कि अब टायर निकल नहीं रहे, ठीक है। अगर लैंड करेगा जहाज तो टायर निकलेगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सीधे बेली लैंडिंग होगी। बेली मतलब जहाज के पेट के हिस्से, बेली में पेट होता है, बेली पे लैंड करना जो बड़ा दिक्कत आता है। इसमें समस्या होती है कि मतलब कभी कभी क्या 99% टाइम तो क्रैश ही हो जाता है, तो बेली लैंडिंग करानी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे ही जहाज उड़ा 1 मिनट के बाद खबर आ गई कि भाई ये दिक्कत हो गई, तो जहाज दोबारा आया और उसने बेली लैंडिंग कराने की कोशिश की। बेली लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई। जैसे उसने टकराया आपका जहाज अपने पेट से धरती के ऊपर, तो जो पंख थे इसके जो होते हैं वो भी टकरा गए इसके धरती पे। और जैसे टकराए हैं तो ये जो प्लेन है ये पूरा फ्लिप कर गया, ऐसे घूम गया, पूरा का पूरा क्रैश हो गया। लगभग 170-80 लोग, 170 या 180 लोग जो है, सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं, ठीक है। क्रू के जो पीछे साइड बैठे हुए थे, जहाज के पीछे साइड में ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा सा सेफर होता है, जैसे कि ये उसका जहाज का हो गया तो ये जो टेल का हिस्सा होता है यहाँ पीछे, तो वो थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा सेफ हो जाता है, ऐसा माना गया, लेकिन 100% नहीं। लेकिन ना में कुछ में कह लीजिए कि तो वो लोग पीछे हिस्से में बैठे हुए थे, इस कारण से थोड़ा सेफ हो गए। तो साउथ कोरिया का रहा किस कंपनी का था? जीजू कंपनी नाम से, जीजू एयर क्रैश है इसे बोलते हैं। कभी कभी आपको ना जहाज कंपनी का नाम पूछ लिया जाता है, तो प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जीजू एयर क्रैश हुआ है साउथ कोरिया में, और फ्लाइट का नाम है 7C2216, 7C2216 ये नाम है। तो दोनों चीज, इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, उसको भी याद कर लीजिएगा, तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्री के लिए है ये जीजू एयर क्रैश है ये। हाँ, अब इकोनॉमिक्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। ये खबर जो थी वो तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि वो फैक्चुअल डेटा के ऊपर थी, डेटा चेंज होता रहेगा, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो इंपॉर्टेंट था। वो कॉन्सेप्ट था कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर था, कि भाई कोर इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में बताया गया था। तो ग्रोथ रेट हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारा एग्जाम आएगा उस समय क्या ग्रोथ रेट रहेगी, तो उस समय 4-5 महीने बाद है, तो उस समय जो ग्रोथ रेट रहेगी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल समझते हैं कि कोर इंडस्ट्री क्या होता है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप तो आपको जानना जरूरी है कि कोर इंडस्ट्री क्या होती है। देखिए, इंडस्ट्रीज के अंदर 8 इंडस्ट्रियां जो हैं वो कोर हैं, मतलब मेन है, मुख्य है, ठीक है। पहला सवाल तो आपसे पूछा जाता है कि कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोर इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं, मुख्य इंडस्ट्री में आती हैं, ठीक है। तो वो है 8। कितनी है? 8। पहले तो आपको यही डेटा याद रखना है कि 8 होती हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज आपको याद करनी है कि कौन कौन सी होती है। तो आपका है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरीज, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स,
इलेक्ट्रिसिटी। ये कुल 8 सेक्टर्स हैं जिनको हम मुख्य कोर इंडस्ट्री कहते हैं, और इनमें जो ग्रोथ होती है या डिक्लाइन करता है तो इसका असर पूरा का पूरा इंडस्ट्री से पड़ जाता है, इकोनॉमी पड़ जाता है। अगर ये अच्छा कर रहे होंगे तो हम मान के चलेंगे कि पूरी इंडियन इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, अगर ये डिक्लाइन कर रहा है तो मान चलेंगे पूरी इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है। तो कोर इंडस्ट्रीज है कौन सी? 8 है, ठीक है। और कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। ये दूसरा सवाल आपका आ जाता है। फिर तीसरा सवाल आता है जो थोड़ा सा और टफ आता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये 8 हैं, हमें पता भी लग गया, लेकिन इसमें जब हम अपना ग्रोथ का टेबल इंडेक्स तैयार करते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री को कितनी वेटेज दी गई है? क्या सबको बराबर बराबर तवज्जो दी गई है? नहीं, सबको बराबर बराबर वेटेज नहीं दी जाती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर की होती है, डोमिनेट करती है इकोनॉमी के अंदर, कुछ थोड़ी कम इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इसका यहां पर है जैसा कि पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्शन जो है वो 28% का वेटेज लेती है, यानी अगर 100% पूरा है इंडेक्स के अंदर तो 28% खाली पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्शन की तरफ से आता है। सेकंड पे इलेक्ट्रिसिटी आती है 19.85, स्टील प्रोडक्शन आता है 17.92, कोल प्रोडक्शन आता है 10.33, क्रूड ऑयल आता है 8.98, नेचुरल गैस आती है 6.88, सीमेंट आता है 5.37 और फर्टिलाइजर आता है 2.63। तो यहां पर देखिए और यहां देखिए, ठीक है, कहने को कोर है लेकिन पेट्रोलियम रिफाइनरी 28% है और फर्टिलाइजर मात्र 2.5% है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कम से कम शुरू के 2 और अंतिम के 2 तो याद रखने हैं कि पेट्रोलियम और रिफाइनरी नंबर 1 है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नंबर 2 है, और नीचे में सीमेंट और फर्टिलाइजर आती है। तो जब इंडेक्स बनेगा तो इनको इन वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 3 सवाल बन जाते हैं। कोर इंडस्ट्री क्या चीज है? पहले तो आपने समझ लिया कि भाई इकोनॉमी के अंदर जो 8 मुख्य मेन सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस डोमिनेट करती हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा करेंगी तो इकोनॉमी अच्छा करेगी, बुरा करेंगी तो ये बुरा असर दिखता है। वो है कुल 8 सेक्टर हैं। कौन कौन से ये 8 सेक्टर हैं, उनके वेटेज क्या क्या है? ये वेटेज है। इकोनॉमी का सवाल मैंने आपको पूरा करा दिया, करंट अफेयर से संबंधित इस तरह की चीजें रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा ना ये भी इकोनॉमी का सवाल है करंट, इसमें कॉफी के बारे में आया है। कॉफी के बारे में क्या है कि इंडिया की कॉफी सेक्टर जो है, यानी जो एक्सपोर्ट करते हम, यानी इंडिया में जो कॉफी उगाई जाती है वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो पूरा वैल्यूएशन है वो लगभग $1 बिलियन क्रॉस कर गया है। कितना क्रॉस कर गया है? $1 बिलियन। यानी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमने कॉफी एक्सपोर्ट के अंदर $1 बिलियन जो है वो हमने कर लिया। फर्स्ट टाइम है कॉफी एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। अब ये सवाल तो बन गया कि हमने 1 बिलियन कर लिया कॉफी में। 2-3 सवाल यहां से आते हैं कॉफी से कि कौन कौन सी कॉफी इंडिया में है। तो भैया एक है रोबस्टा कॉफी, ठीक है। एक है रोबस्टा कॉफी जिसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि इसके जो रेट बढ़ जाने से इंडिया को ये वैल्यूएशन बढ़ी है, क्योंकि अब यूरोप के अंदर कॉफी को स्टोर करने का सीजन चल रहा है, तो इससे इंडिया के कॉफी के रेट बढ़ गए, तो रोबस्टा कॉफी है, ठीक है। दूसरा जो है आपका जो है एक अरेबिका कॉफी है। तो रोबस्टा और अरेबिका कॉफी 2 कॉफियां हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट बहुत अच्छा तरीके से करता है, ठीक है। इंडिया का कौन सा स्टेट करता है कॉफी का? सवाल एग्जाम आ चुका है। तो इंडिया का कर्नाटक स्टेट करता है। कौन सा करता है? कर्नाटक स्टेट जो है वो कॉफी के मामले में नंबर 1 है। कर्नाटक नंबर 1 है कॉफी में, नंबर 2 केरला है। नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 केरला। और केरला बहुत दूर है, तो मतलब मुख्यतः कर्नाटक में होती है कौन कौन सी? चिकमंगलुरु, हासन, ठीक है, और आपका कोडागु, ठीक है। ये 3 जगह हैं जहां पर कॉफी, कौन सी कॉफी? अरेबिका और रोबस्टा, 2 कॉफी का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है और ये सीधे एक्सपोर्ट की जाती है, जो कि इस बार $1 बिलियन से ज्यादा इसका एक्सपोर्ट वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। ये तो इंडिया की बात हो गई है। वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है ब्राजील। कौन है? नंबर 1 ब्राजील। तो सबसे ज्यादा कौन उगाता है? ब्राजील उगाता है। नंबर 2 कौन है? वियतनाम है। तो सारे क्वेश्चन कॉफी के मैंने आपको यहां पर बता दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ना ये मेंस और प्री दोनों का ही सवाल आएगा। हो क्या रहा है? देखिए, म्यांमार खबरों में तो है ही है। म्यांमार यानी कि पुराना बर्मा, आज का म्यांमार, यहां पर अफीम की खेती नंबर 1 हो गई है। अच्छा, जो भी कंट्रियां बड़ी प्रॉब्लम में होती हैं, इनकी इकोनॉमी, उनकी डेमोक्रेसी, उनके रूल, जो वहां पर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि इलीगल
प्रोडक्शन ड्रग्स की, इलीगल आर्म्स यानी हथियार, टेररिज्म, ठीक है, ये सब का एक मिक्सचर बन जाता है यहाँ पे। तो म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। म्यांमार के अंदर वहां की जो सरकार है प्लस जो वहां के रेबल ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और इसलिए एक तरह का ग्राउंड बन गया, प्लेइंग ग्राउंड बन चुका है, सभी तरह की फोर्सेस जो है वहां पे एक्टिव हैं। तो म्यांमार जो है वो नंबर 1 बन चुका है अफीम ओपियम उगाने में। म्यांमार नंबर 1 बन चुका है ओपियम अफीम उगाने में। पहले अफगानिस्तान था, लेकिन जब से तालिबान सरकार बनी है उन्होंने उस चीज को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो म्यांमार पे नया रास्ता खुल गया, तो ओपियम हुआ है। अब जैसे ये अफीम यहाँ पे हो रही है तो वहां पर आर्म्स डील यानी कि हथियार, वो पैसा कहाँ जा रहा है, हथियार खरीदने में, वो जा रहा है वो ड्रग्स और दूसरे ड्रग्स स्मगलिंग करने में, टेररिज्म को बढ़ाने में, तो वहां पर चीजें हो रही हैं। इसका खतरा क्या हो रहा है, इंडिया पे खतरा हो रहा है कि भाई तुम अगर इंडिया के बिल्कुल जस्ट पड़ोस में इस तरह की चीजें होंगी तो उसका कुछ ना कुछ असर तो इंडिया की धरती पे हो गई होगा, क्योंकि जो लैंड है, जो लैंड का बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का, वो बहुत ही आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और आप जैसे यहाँ पे देख ही रहे हो, जैसे आप देख रहे हो कि बहुत इलाका जो है इंडिया म्यांमार का लगभग 1600 देखिए, पहला तो यहाँ पे इंडिया और म्यांमार का 520 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है, ठीक है। एक सवाल पीछे मुझे याद है, ऐसे 7-8 साल पहले आया था कि म्यांमार से किस राज्य का बॉर्डर नहीं बनता है अब घटना चेक में देखिएगा, नहीं बनता है, तो उसी तरह का तर्ज पाया। तो म्यांमार बगल में है, तो अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अब यहां देखिए मिजोरम, ठीक है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से म्यांमार के और इंडिया के बॉर्डर बनते हैं, इंडिया के बॉर्डर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लगभग 1640 किलोमीटर का रास्ता है। सवाल में था कि मेघालय या त्रिपुरा का नाम था, तो वो ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अब आपको याद क्या करना है कि यहाँ पे आसपास जो कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, क्या है, किस तरह की जनजातियां यहाँ पे होती हैं, तो वो सब आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आप समझ जाना कि मैंने अगर कवर किया है तो आपको नजर रखना है कि यहाँ पे और कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर मैटर बड़ा खराब चल रहा है, तो इंडिया बांग्लादेश का, तो म्यांमार की जो एक रेबल ग्रुप है अराकान सेना जो है वो यहीं पर एक्टिव है, और इसने बांग्लादेश का लगभग 270 किलोमीटर का जो इलाका था, बॉर्डर था, उस पर कब्जा कर लिया है। अब बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है किसी और के साथ ट्रेड करे, क्योंकि बांग्लादेश के 2 ही बॉर्डर बनते हैं, तो इंडिया से बनता है या तो म्यांमार से बनता है। अब इंडिया से जबरदस्ती पंगे ले रखे उसने, और म्यांमार में इंडिया के सो कॉल्ड सपोर्टेड अराकान आर्मी जो है, सो कॉल्ड बोल रहा हूँ क्योंकि फुल एंड फाइनल नहीं है, वहां बड़ा समस्या है, वो बाद में बताऊंगा आपको। तो उसने तो यहाँ पर बांग्लादेश की आर्मी को पीछे धकेल कर उस इलाके में कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट मेंबर बिल। समझते हैं क्या चीज है प्राइवेट मेंबर बिल? प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, कानून मतलब एक्ट, लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? बिल। एक बिल तैयार होता है जिस पे मतलब बिल का मतलब है कि एक फाइल तैयार होगी जिसके ऊपर क्या क्या है भाई, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ लिखा होता है, लिखित में लिखा होता है बिल। उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा, कोई से कहीं से भी शुरू हो सकता है। लेट्स सपोज लोकसभा में एक बिल आया, वो लोकसभा में पढ़ा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, मतलब मान लो लोकसभा पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में स्टडी डिस्कस होगा, वहां पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा, तो वो जो बिल है वो एक्ट में बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। अब ये बिल भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं कि अगर कोई सरकारी मिनिस्टर, सरकार वो अगर करे, अगर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या उसका मिनिस्टर जो है वो अगर ये इस बिल को रखेगा तो उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, ठीक है, वो सरकारी बिल है, पब्लिक बिल है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई मेंबर खाली यानी कि एमपी है, मतलब समझ वो मतलब वो मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ मेंबर है, लोकसभा हाउस का मेंबर है, चाहे सरकार में हो चाहे मतलब चाहे वो ऑपोजिशन में हो चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, लेकिन सिर्फ मेंबर है, मिनिस्टर नहीं है, उसने एक बिल तैयार किया और वो डिस्कस किया, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। मतलब वो बिल जिसको सरकार नहीं रखती है या कोई मिनिस्टर नहीं रखता है, बल्कि कोई और मेंबर जो है रखता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कशन है। तो अब क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस चीज की, प्राइवेट मेंबर बिल की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। जो अभी
18वीं लोकसभा आई तो उस पर देखा गया कि डिस्कशन काफी कम हुआ है, क्योंकि सरकार का पूरा तवज्जो जो है वो सरकारी बिल के ऊपर ज्यादा रहता है कि सरकार की नीतियां हैं। प्राइवेट बिल ऑप्शन है, बट आप इस बात समझिए कि 1970 के बाद से कोई भी बिल जो है वो डिस्कस नहीं हुआ है, डिस्कशन के साथ नहीं हुआ, और कोई एक्ट नहीं बनाया। 1970 के बाद 50 साल हो चुके हैं, कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, अब और बहुत सारे तो 15-15 साल हो गए कि डिस्कशन ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है कि सरकार सिर्फ अपने जो द्वारा बिल है उसको रख रही है, चाहे कोई सरकार हो। यहां तक कि सरकार का मतलब रूलिंग पार्टी का मेंबर भी अगर कुछ बिल रखता है तो उस पर डिस्कशन नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यों है इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसको इसकी जरूरत क्या पड़ रही है भाई प्राइवेट मेंबर बिल की। देखिए, जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया अमूमन जो पार्टी होती है, तो पार्टी का जो हाई कमान या जो पार्टी की जो लाइन होती है, लाइन ऑफ एक्शन होता है, उसको ही फॉलो करना पड़ता है। यानी कि मान लो वोटिंग हो रही है किसी बिल के ऊपर, किसी भी मतलब मान लो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, उसके ऊपर वोटिंग हो रही है। अब वहां पर जो कांग्रेस के मेंबर भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, सबके होंगे, तो जो पार्टी बोलेगी मेंबर्स को वही करना पड़ता है। वो बोलेंगे कि भाई सपोर्ट करो तो सपोर्ट करना पड़ेगा, या अपोज करो तो अपोज करना पड़ेगा। यानी कि जो पार्टी बोलेगी वो ही बात माननी पड़ती है, भले ही इंडिविजुअल लेवल पर उस व्यक्ति की कोई भी राय रखी हो, लेकिन पार्टी ने कह दिया हाँ करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। ठीक है, लेकिन ये चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों रखा है? इसको व्हिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हिप, WHIP, व्हिप। ठीक है, ये इसलिए बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई वोटिंग का टाइम आए तो मेंबर्स की खरीद फरोख्त हो जाए। तो खरीद फरोख्त रोकने के लिए तो ये होता है कि पार्टी व्हिप जारी करती है कि भैया ठीक है, ऐसा है कि इसको सपोर्ट करना है या इसको अपोज करना है, पार्टी जो बोलेगी वही मेंबर्स करेंगे। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हर बार पार्टी चलेगी तो भाई मेंबर करने का गया वहां पे, फिर मेंबर करने क्या गया? तो उसका एक रास्ता क्या है कि भाई कम से कम 2 ऐसे जगह हैं जहां पर ये व्हिप को नहीं काम में लाता है। आप व्हिप को छोड़ के कर सकते, मतलब पार्टी हाई कमांड कुछ बोले आपको उस पर असर नहीं करता। ठीक है, पहला है प्राइवेट मेंबर बिल। अगर प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है या वोटिंग हो रही है तो वहां पर व्हिप का कंट्रोल नहीं होगा। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करना चाहो कर लो। पहली चीज प्राइवेट मेंबर बिल, इसीलिए प्राइवेट मेंबर बिल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य से 1970 के बाद से कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मान लो कोई रेजोल्यूशन देने होते हैं, उनका डिक्लेरेशन करना होता है, रेजोल्यूशन करना, ये कुछ करना कि हाँ भाई कश्मीर मुद्दे पर हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं, इस तरह के निंदा प्रस्ताव जो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेजोल्यूशन का भी कोई व्हिप का असर नहीं होता है। तो 2 ये पैटर्न है जहां पर पार्टी लाइन से उठकर लोगों को बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रहता है। तो फिलहाल जो प्राइवेट मेंबर है, एग्जाम में सवाल आ चुका है प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर क्या होता है, कौन पास करता है। तो ये अभी चूंकि जो खबर थी वो थी कि सरकार ने बहुत कम इस पर डिस्कशन किया है। पार्लियामेंट जो भी 18वीं लोकसभा आई है उसमें पहला अपना जो विंटर सेशन हुआ था उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। वैसे डिस्कशन होता ही कहाँ है पार्लियामेंट के साथ, जब भी वो सेशन आता है तो ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते कि पूछो नहीं यार। उनको मतलब ऐसा लगता है कि मजाक बना के रख दिया पार्लियामेंट में, डिस्कशन ही नहीं करते हैं। हम तो बैठे थे सोचते हैं कि भाई कोई तो डिस्कशन हो, किसी मुद्दे पर डिस्कशन हो, होता ही नहीं है। चलिए, तो जब गवर्नमेंट बिल पे डिस्कशन नहीं होता तो प्राइवेट बिल पे क्या डिस्कशन होगा। खैर चलिए, ये तो मैंने आज कवर कर लिया। आज 2 दिन का हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। भैया नोट्स बना लेना, कुछ राय लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कुछ और अच्छे तरीके से जानना चाहो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, कुछ लगता है कि कुछ और इंप्रूव किया जाए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।